यूपीएससी अगर सोचते हैं कि सिर्फ टॉपर से अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है इंस्टेड ऑफ कोई आईआईटी टॉपर। अपनी यूनिकनेस, जो हर एक इंसान की यूनिकनेस होती है, वो मत छोड़िएगा कभी भी, क्योंकि यूपीएससी ही एक, मैंने ऐसा अपने मतलब देखा है कि यूपीएससी यूनिकनेस को बहुत अप्रिशिएट करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार 829 ऐसे छात्र और छात्राएं हुए हैं जिनको कामयाबी मिली है। इस 829 सक्सेसफुल कैंडिडेट में एक नाम फरमान अहमद का भी है, जिन्होंने 258 रैंक लाकर अपने नेटिव शहर का और इवन जामिया आरसीए का नाम रोशन किया है। जी साथियों, मैं फरमान अहमद के साथ हूं और आज के इस कार्यक्रम में मैं उनका इंटरव्यू कवर करने आया हूं। तो चलिए साथियों, मैं इस कन्वर्सेशन को शुरू करता हूं। सो फरमान, सबसे पहले many congratulations and you have done a great job. Getting that 258 ranks is itself splendid. ये वीडियो आज की डेट में काफ़ी हमारे श्रोता देख रहे हैं, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की इस कन्वर्सेशन में मैं बहुत कुछ ऐसा पूछूंगा आपसे जिससे आप एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, टेक्निक्स की किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही सोचा था तैयारी करने के लिए। ओके। मैं 2014 में जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग में आया और जब से लेके मैंने रेगुलर अटेम्प्ट दिया और मैं 2020 तक अभी यहाँ पे जामिया में ही हूँ। तो मेरी करियर की शुरुआत यूपीएससी फील्ड में जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हुई है और यहीं पे मैं इसको एंड भी कर रहा हूँ। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने किन चीज़ों, लाइक आपके जो ऑप्शनल पेपर थे कौन कौन से थे आपने? हाँ, मेरा ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी, ओके। तो मेरा हमेशा स्टार्टिंग से एंथ्रोपोलॉजी ही रहा है। ओके। और उसके अलावा तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, चार जनरल स्टडीज़। जी। सो आपने जामिया आरसीए से जो है कोचिंग ली है, तो आप जामिया आरसीए को किस तरह से समझते हैं? इस अगर हम सिविल सर्विसेज की कोचिंग के बारे में बात करें, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जामिया आरसीए ने 25 सक्सेसफुल आईएएस इस देश को दिए हैं। तो चूँकि आपने यहाँ से कोचिंग की है, तो यहाँ के बारे में बताइए, जामिया आरसीए के बारे में। हाँ, मैं अगर अपनी लाइफ में देखूँ तो जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि एक तो सबसे पहले चीज़, हम लोग ग्रेजुएट होते हैं तो एक फाइनेंशियल हमेशा घर वाले सोचते हैं कि हेल्प मिलेगी। तो रेजिडेंशियल कोचिंग ने ये बर्डन मेरा कम कर दिया, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल बर्डन मुझे कभी नहीं रहा इस चीज़ का। दूसरी चीज़, यहाँ पे रेगुलर क्लासेज होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आउटसोर्स करते हैं टेस्ट सीरीज़। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे जो राजेंद्र नगर में या फिर कहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एटमॉस्फेयर मिल सकता है, मुझे वो नहीं मिला हो। तो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ने एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा मैं इसको। दूसरा, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और हमेशा यहाँ पे हमारे सीनियर्स रहते हैं जो कि सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो गाइडेंस के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है बाहर बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते हैं टॉपर्स को, और दूसरा टाइम भी नहीं दे सकते वो। यहाँ पे यूजुअली रैंक इंप्रूवमेंट के लिए टॉपर पूरे साल आपके साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास स्कोप रहता है उनसे इंटरेक्ट करने का, जानने का कि उन्होंने ऐसा क्या किया है या फिर हमारी क्या कमी है। वो लोग उसमें बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो मेरा मानना है कि रेजिडेंशियल कोचिंग एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा मैं इंडिया का। अच्छा। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आ रही थी, स्पेशली अगर हम एकेडमिक्स लाइक पढ़ाई की बात करें, जो भी आपके ऑप्शनल पेपर थे जीएस, तो इस दौरान आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? आप उस प्रॉब्लम के बारे में बताएं ताकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं उसको समझ सकें और इस ऐसी जो प्रॉब्लम आए उसको कैसे वो फेस करें ताकि उनको पता चले। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी तैयारी तो मतलब बहुत यंग एज पे करी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका इल्म नहीं था कि किस तरह से स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है। बट रेजिडेंशियल कोचिंग की वजह से, बाकी फ्रेंड्स की मदद से ही मतलब मैंने यहाँ 2014 में ही अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। उसके बाद 2014 में भी मैंने इंटरव्यू दिया, 15 में भी दिया, 16 में भी दिया। तो एक विशियस साइकिल में मैं ऐसे फंस गया था कि मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं मिल रहा था। तो मेरा जब 2018 में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मुझे वो टाइम मिला जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को जीरो लेवल से स्टार्ट कर सका या डेवलप कर सकता था, जो मेरी प्रॉब्लम एरियाज आ रहे थे। तो वहाँ रेजिडेंशियल कोचिंग ने बहुत हेल्प करी, दोस्त लोगों से मदद ली। तो इस साल मतलब कहूँगा मैं 2018 का प्रीलिम्स ना होने के बाद से मैंने जो फर्स्ट ईयर तैयारी स्टार्ट की थी, अगेन मैंने वही जीरो लेवल से स्टार्ट किया। एज ए न्यू अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ,
शुरुआती इनिशियल जब हम बात ये करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ना गाइडेंस होती है, मेंटरशिप नहीं होती, तो उनको पता नहीं होता कि तैयारी किस तरह से स्टार्ट की जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है स्टूडेंट, वो सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट ले इस फील्ड के अंदर। करेक्ट, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी तो है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कंटिन्यू या परस्यू नहीं कर पाएगा अपनी स्टडीज़ को। दूसरी चीज़ है कि उसको ये पता होना चाहिए, जैसे ऑप्शनल में लोग अक्सर क्या करते हैं, देखते हैं कि इस साल इस ऑप्शनल का रिजल्ट अच्छा रहा, तो वो लोग उस पर जंप कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि फॉर एग्जांपल एंथ्रो का बहुत सालों से अच्छा रिजल्ट चल रहा है, तो आप देखेंगे कि एंथ्रो के इनटेक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कि बहुत लोग लेने लग गए। बट करेक्ट, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि आपको उस ऑप्शनल पेपर में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए परस्यू नहीं कर पाते उसको। अच्छा, वो ट्रेंडिंग देख के उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और कंपटीशन कम है, Right, तो लोग इस तरफ, मतलब जैसे फरमान साहब बता रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इनकी थी, तो ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो देखता है कि ऑप्शनल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शनल जिसमें कंपटीशन कम है, तो उस तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। मैं सब नहीं बोलूँगा, बट हाँ बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहला तो ये कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आपको दोबारा इनिशियली एक ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए कोई भी ऑप्शनल। यूपीएससी ने इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मार्क्स हर एक ऑप्शनल में आ रहे हैं। ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जिसमें मार्क्स नहीं आ रहे हो। बिल्कुल। तो आपको शॉर्टकट मेथड ना लेके आपको पूरा स्ट्रैटेजी पूरी फुल डेवलप करनी चाहिए अपनी, जिसके अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें। ओके, सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ के लिए आपकी जो प्रिपरेशन थी वो किस तरह से थी? आप उसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जनरल स्टडीज़ हमारा बहुत वास्ट है। अगर हम यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो एवरीथिंग अंडर द सन आप सिलेबस का पार्ट है। करेक्ट। तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी। एक तो सिलेबस हमेशा आपके पास रहना चाहिए। ओके। आपको सिलेबस का वर्ड टू वर्ड चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है। और दूसरा, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर भी आप इस तरह से पढ़ते हैं कि आपको जब तक बेसिक सिलेबस नहीं पता होगा आप लिंक नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को। तो आपको ये पता होना चाहिए पेपर 1 में क्या सिलेबस है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, जब भी आप लिंक कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला बेसिक स्टेप ये होना चाहिए, जो भी सिलेबस है उसको बेसिक लेवल से प्रिपेयर कर लें। आप उसको सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कोचिंग चाहिए तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ें एट द एंड आपको खुद ही पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप सेकंड अटेम्प्ट में कोचिंग तो करेंगे नहीं। तो एट द एंड सेल्फ स्टडी ही है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। तो आप पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर को सेग्रीगेट रखना चाहिए और आपको नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके सेल्फ मेड नोट्स होंगे तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और टाइम भी हमेशा कम मिलेगा। अक्सर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे कि पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, बट जब एग्ज़ाम जैसे नियर आता है तो आपके पास रिवीजन का भी बल्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए प्रिसाइज नोट्स आप जब तक नहीं रखेंगे तो आपको रिवीजन में वो हेल्प नहीं मिलेगी एट द एंड। यही डिफरेंस थोड़ा बहुत क्रिएट करता है, जो कि अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। तो मेरा मानना है ये चीज़ें आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। हर पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। हो सकता है कुछ लोग बुक्स में नोट्स बनाते हो, करेक्ट, हो सकता है कुछ नोटबुक में बनाते हो। तो ऐसा स्ट्रैटेजी कोई नहीं है कि आप किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ तो एक सिंगल वही स्ट्रैटेजी है। आपको अपनी यूनिकनेस देखनी पड़ेगी, आप क्या कर सकते हैं आपको वो पता होना चाहिए। अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसेस बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने एसे के लिए क्या किया था, उसमें किस तरह की प्रिपरेशन थी आपकी, और ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ऐसे का क्या रहता है, क्योंकि ऐसे का अगर आप ट्रेंड देखेंगे आपको यूपीएससी का थोड़ा ट्रेंड भी ज़रूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से फिलॉसफी का लेसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अर्लियर क्या होता था, सेक्शन 2 आते हैं ऐसे में कि एक सेक्शन में होता था दूसरे में नहीं होता था। ओके। तो यूजली बच्चे स्किप कर देते थे। तो अभी क्या है, दोनों एक सेक्शन में सिर्फ फिलॉसफिकल ही ऐसे आ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर टॉपिक पढ़ना है, कोई मिस नहीं करना। हो सकता है कि किसी का कोई टॉपिक वीक हो, बट उसको एटलीस्ट एवरेज लेवल तक लेके आना है, ताकि आप कभी ये नहीं हो कि एग्जाम में आपको एकदम नया लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका साइंस टेक वीक है और ऐसे साइंस टेक पे ही आगे चारों, तो आपके पास स्कोप नहीं होगा कि आप कुछ लिख पाएँ या सोच पाएँ उस डायरेक्शन, क्योंकि आपने कभी
उस लेवल से पढ़ा नहीं उस सब्जेक्ट को। तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट आपका एवरेज लेवल का होना चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल भी होंगे लिखने में और तभी उसको आप स्कोप बढ़ा भी सकते हैं चीज़ों का। तो मुझे लगता है इससे में ये बहुत ज़रूरी है आपकी, एक तो लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, दूसरा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको कितना वाइड और लिंक कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड से, तो वो बहुत ज़रूरी है इससे के लिए। सो अगर एज ए कैंडिडेट वो एग्ज़ाम में बैठता है और ऐसे पेपर दे रहा है, तो शुरुआत जब वो लिख रहा है तो शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक फ्रेमवर्क जो होता है इसे का, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ भी होती है जो आप लोग को ज़्यादा पता होगा। तो शुरुआती जब एक लड़का तो घर में तैयारी करता है, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन के वक्त बैठता है तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाता है। राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे लिखने का कोई एक फास्ट हैंड रूल नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। कई लोग इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से, कई लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कई लोग एनेक्डोट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आप नेट पे सर्च करेंगे तो अवेलेबल टॉपर्स की कॉपीज़ होंगी, या फिर कोचिंग वाले बताते हैं, आपके टीचर्स फ्रेंड्स बताते हैं उनका स्टाइल क्या है। तो ऐसे में हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर 2 लोग हैं, दोनों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, 3 लोग हैं, तीनों का डिफरेंट होगा थॉट प्रोसेस। तो अगर आप जब साथ लिख रहे हैं उस एस्से को, तो तीनों को आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टाइल है लिखने का एस्से, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमेशा एस्से में बहुत, अगर फ्रेमवर्क देखेंगे तो चीज़ें, एक इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक होनी चाहिए, वो तीनों में से किसी फॉर्मेट में जिसमें आप कंफर्टेबल है कर सकते हैं। दूसरा, पूरे एस्से में आपके कोहेरेंस होनी चाहिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं से डिसकनेक्टेड हो रहा है आपका कोई पैराग्राफ। पूरे एस्से में करना है। राइट, आपको कोई कंक्लूजन पे डायरेक्ट नहीं जंप कर देना है, क्योंकि आपको 1250-1500 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कोहेरेंस ले। इसलिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एस्से लिखने से पहले एक बेसिक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमको ये इंक्लूड करना है चीज़ों में। करेक्ट। तो उससे क्या रहता है, आपको जब लिख रहे होते हैं तो आपको पता होता है मुझे ये वाला सब्जेक्ट टॉपिक का यहाँ पे डालना है, यहाँ से ये लिंक कर सकते हैं, इकोनॉमिक को सोशल से कर सकते हैं, हिस्ट्री को कल्चर से कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। दूसरा, आपकी लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि ऐसे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, हिंदी में भी सेम कोहेरेंस, तो लैंग्वेज हमेशा आपकी दिखनी चाहिए कि आप एस्से वाली लिख रहे हैं। जीएस में ये सब इम्पैक्ट नहीं करता इतना, बट एस्से में लैंग्वेज पे भी बहुत पकड़ होनी चाहिए आपकी। अगर मैं पिछले अपने मार्क्स देखा जाऊँ तो मेरे इंटरव्यू की ही वजह से ही रुका है अभी तक। ओके। तो वहाँ मेरे कम मार्क्स आए हैं, लेट नॉट डिस्कस इट, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बच्चों को लगेगा बहुत कम है, बट मतलब मेरे बहुत एवरेज मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, ऐसा नहीं बोलूँगा। कम आए हैं तो मुझे इसकी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि कम आने के बाद ही मेरे को लगा कि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। तो अभी इस साल के मार्क्स तो नहीं आए, बट मैं होपफुल हूँ इस बार वो गलती नहीं होगी जो मुझसे अभी तक होती आई है। बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यूज़ में जो इनका एक्सपीरियंस रहा है कि इंटरव्यूज़ में मार्क्स कम रहे हैं, लेकिन जो रिटन टेस्ट हुई है जीएस की अगर बात करेंगे या ऑप्शनल पेपर की, इनमें अच्छे रहे, इसी वजह से जो है आज इनका सिलेक्शन हुआ है। तभी एस्पिरेंट को एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी अगर सोचते हैं कि सिर्फ टॉपर से अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है इंस्टेड ऑफ कोई आईआईटी टॉपर। उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए कि आपको प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और आपकी डेडिकेशन, हार्डवर्क और परसिवरेंस ही एक चीज़ है जो आपको आगे तक ले जाएगा। तो अगर आप कंटिन्यू स्टडी एक अपने विद इन टाइम फ्रेमवर्क में, स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर देन हार्ड वर्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिंक कर सकते हो। आप जितना इंटरकनेक्ट करेंगे चीज़ों को, उतना ही आपको सक्सेसफुल मिलेगा हर सब्जेक्ट में। और अपनी यूनिकनेस, जो हर एक इंसान की यूनिकनेस होती है, वो मत छोड़िएगा कभी भी, क्योंकि यूपीएससी ही एक, मैंने ऐसा अपने मतलब देखा है कि यूपीएससी यूनिकनेस को बहुत अप्रिशिएट करता है। अच्छा। हो सकता है 10 लोग बोलेंगे ये आंसर आपका बहुत ख़राब है, आपने बहुत बेसिक लिखा है, बहुत बेसिक लिखा है जो आप लिखते आए हैं, बट यूपीएससी में आप देखेंगे वही बेसिक आंसर आपको उन लोगों से ज़्यादा मार्क्स दिखा रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है वो कर रहे हैं। तो हमेशा यूनिकनेस बनाए रखें अपने आंसर्स में। फैमिली के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है? जी, फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, एक एल्डर ब्रदर है और भाभी हैं, एक नीस है मेरी और एक छोटी बहन है। फादर क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में डिप्टी सुप्रीडेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुड़गांव में। ओके, ग्रेट। सो दोस्तों, सर ने बहुत ही कुछ पॉइंट्स जो बताई है, आप नोट कीजिए। पहला तो ये है कि पहली बार मैंने सुना है इनसे कि ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शनल पेपर है, कभी कभी बच्चे जो हैं
एक दौड़ में, एक रेस में वो शिफ्ट कर जाते हैं किसी और भी ऑप्शनल पेपर पे, ये देख के कि उस ऑप्शनल पेपर में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कंपटीशन कम है, तो ज़्यादा नहीं कम ही है ऐसे परसेंटेज बच्चे, लेकिन वो शिफ्ट करते हैं ऑप्शनल पेपर। तो ऐसा ना करें। आपको जिस सब्जेक्ट पे कमांड है, इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट पे बने रहें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है, जो आप नोट बनाएंगे वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और उसको आपको रिवीजन हमेशा करते रहनी है उस नोट्स को। तीसरी चीज़, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही बेसिक चीज़ हो, बेसिक उसमें इंफॉर्मेशन हो, कैची हो, ताकि एग्जामिनर जब उसको देखे तो वो उसका एक इम्पैक्ट उस पर पड़े, ताकि वो फिर पूरी ऐसे को देखे। ऐसा नहीं कि आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसमें ही कुछ बोरिंग चीज़ें आप डाल रहे हैं, बोरिंग साउंड करेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपको पूरा ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए और कंप्लीट उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, ताकि एग्जामिनर जो है पूरी ऐसे को आपको पढ़ सके। उसके बाद एक और चीज़ सर ने बताई थी, जो कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IITians ही जो है सिविल सर्विसेज निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक जनरल स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट, वो भी सिविल सर्विसेज निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको बहुत जो है गहन अध्ययन करनी पड़ेगी, डीप नॉलेज रखना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग, टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप सिविल सर्विसेज निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल सर। सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस यू। और आप आगे और भी अच्छा करें, ये मेरी दुआ है सर। थैंक यू वेरी मच।